मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ मोहम्मद अरशद। तो आज हमने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो उम्मीद है आपने थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है क्या। तो बात करते हैं हम। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल बात करते हैं हम। सबसे पहले है क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारा होता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल आपको इसके वर्ड से मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। प्रो मतलब प्रीवियस या फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको मैं एक नॉर्मल सी कहानी के बारे में आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल आया, फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हमारा यूकैरियोटिक सेल कैसे इवॉल्व हुआ। तो उसकी एक पूरी आपको कहानी सुनाई जाएगी। कहानी क्या है, कुछ इस तरह की है कि जैसे हम नया स्टार्टअप, कोई भी एक कंपनी हम खोलते हैं, कोई नया स्टार्टअप हम बनाते हैं, तो उसमें हमें पहले स्टार्ट करते हैं किसी एक कमरे से। तो उससे रिलेट हम आपको एक ये कहानी के रिलेट के बाद इस कहानी को आप फिर प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोट में कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे हम एक कोई नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो किसी एक कमरे से शुरू करते हैं। उसी कमरे के अंदर हमारा मैनेजर बैठता है, उसी कमरे के अंदर हमारा एम्प्लॉय बैठता है, उसी कमरे के अंदर हमारा कंप्यूटर रखा है, उसी कमरे के अंदर हमारा क्लर्क है। सारा पैसे वैसे के हिसाब सब एक ही जगह से हमारा स्टार्ट होता है। उसी के अंदर हमारा एक मेन हेड जो मैनेजर है, जो सबको देखता है, वो बैठता है। फिर जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, जैसे हमने स्टार्टअप यूज़ किया। स्टार्टअप में शुरू में हमने एक कमरे से शुरू किया, फिर हमारा स्टार्टअप हुआ 2 कमरे हुए, फिर 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए। फिर हमारा क्या होने लगा कि ये जो मैनेजर का कमरा था वो अलग हो गया, कहाँ एम्प्लॉय का जो वर्क करने का था वो अलग हो गया, क्लर्क का जो था डिपार्टमेंट वो अलग हो गया। वैसे जैसे हमारा फिर काम बढ़ जाते, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल था हमारा ये। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ सेल के अंदर हमारा सब कुछ सेल ही के अंदर था। किसी के अंदर न्यूक्लियस था, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म था, इसी के अंदर सब कुछ हमारा प्रेजेंट था। कोई अलग सेपरेशन नहीं था, न इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। और इसके अंदर कोई भी हमारी इस तरह की कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं था, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट था, एक ही ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट थी कि एक तो न्यूक्लियस था नॉर्मल कंडीशन में, एक तो न्यूक्लियस था, और दूसरा हमारा था न्यूक्लियस के बाद राइबोसोम। सिर्फ 2 ऑर्गेनेल हमारे प्रेजेंट थी ऐसे ही। तो न्यूक्लियस था और हमारा राइबोसोम था, और कोई न्यूक्लियस के आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे नहीं थी पहले तो ये। दूसरा हमारा इसके अंदर डिफरेंस था कि कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। जो वो जितनी भी रिएक्शन होती थी सब इसी के अंदर होती है विद इन द सेल। कोई साइटोप्लाज्म, कोई अलग से कुछ नहीं था। फिर हम बात करें इसके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो था आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल था। न्यूक्लियस की कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं थी, और हमारा कोई प्रॉपर एक ऐसा है कि पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनेल, जैसे पर्टिकुलर वहाँ डिपार्टमेंट हमने आपको बताया, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। सब एक जगह सब कुछ हो रहा था, और इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनेल ही प्रेजेंट थी, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम के अंदर भी हमारा कौन से टाइप का राइबोसोम था, वो था 70S। हमारे 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, एक 80S 70S। बताएंगे कि आप इसका क्या मतलब है, 70S की कितनी सब यूनिट है, 80S की सब यूनिट है।
यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो सब कुछ हमारा यही था, ये हमारा था प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं जैसे जैसे हमारे पास पैसा आया, जैसे हमने अपना बिजनेस ग्रो किया, ऐसे हमारा सेल इवॉल्व हुआ। जैसे जैसे हमारा सेल इवॉल्व हुआ, इन्वायरमेंट, हमारा आसपास का इन्वायरमेंट हमने देखा क्या अकॉर्डिंग हमने इसे इवॉल्व किया, तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल बना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, इसमें पर्टिकुलर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा प्रॉपर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, हर तरह के ऑर्गेनेल इसके आसपास प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब कुछ समझ आ रहा होगा। यूकैरियोट मतलब यू मतलब ट्रू, और कैरियन, कैरियन का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहीं भी कैरियन शब्द आए, कैरियन इसका मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। अभी आगे हम बढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो अभी तो हमें फिलहाल पता होना चाहिए कैरियो का क्या मतलब होता है। कैरियो का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। तो ट्रू यू का मतलब होता है, इस यू का मतलब जहाँ गया है का मतलब ट्रू, और ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हमें बनाना पड़ेगा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, जैसे किसी बिजनेस के अंदर जैसे हमारा बिजनेस ग्रो कर गया, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से वो पूरे कंपनी को या पूरी जो उसने अपना स्टार्टअप यूज किया है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, देख सके काम कैसे होता है। तो इसी तरीके से हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक बीच में बैठा है, सेंटर में बैठा है, वो सारी चीज़ देख रहा है क्या कम है, क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या कौन सी केमिकल रिएक्शन करानी है, किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, कौन सी केमिकल रिएक्शन हमें करानी है। तो ये सब हमारा न्यूक्लियस का काम है। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट का काम क्या होता है, यूकैरियोट का काम क्या होता है, यूकैरियोट से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे ट्रांसफर हो। तो इस तरीके से हमारा, और इसका एक मेन है कि इसके अंदर वहाँ आरएनए था, यहाँ पे डीएनए, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है हमारा। तो ये हमारी प्रोकैरियोट की चीज़ है। इसके अंदर हमारा एक राइबोसोम जो होता है, इसके अंदर वो हमारा 80S होता है। वो हम आपको बताएंगे आगे कि 80S का क्या मतलब है, 80S का मतलब क्या है, और ये सब कुछ हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं और दो तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह के, एक यूनिसेल्युलर, तो मल्टीसेल्युलर। तो यूनि से आप कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे, यूनी मतलब एक, सिंगल, सेल्युलर का मतलब सेल। तो यूनिसेल्युलर मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं, एक सिंगल सेल के जो सिंगल सेल से बना होता है हमारा, होता है हमारा यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर, मल्टी मतलब मैनी, और सेल्युलर का मतलब आप समझते ही, सेल्युलर मतलब सेल, तो मैनी सेल। तो ये दो तरह के हमारे दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, जो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक मल्टी सेल्युलर होते हैं। मोस्टली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमारे यूकैरियोटिक सेल में मतलब यूकैरियोट सेल देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम आपको बताएंगे क्या एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली जो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर हो गए वो यूकैरियोटिक सेल के सेल हो गए, और यूनिसेल्युलर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हो गए। ऐसा नहीं कि यूनिसेल्युलर हमारे यूकैरियोट नहीं होते, यूकैरियोट ही होते हैं। तो ये हमारा टाइप ऑफ सेल हो गया, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सेल क्या है, सेल के अंदर कंपोनेंट क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि किस किस तरह के सेल हम रिएक्शन होती है, किसकी क्या काम, क्या 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 ऑर्गेनेल, क्या क्या कंपोनेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी एक सवाल है, एनसीईआरटी के अंदर एक सवाल है कि क्या इन
हिंदी में लिख देता हूँ, क्या एक सेल प्रॉपर फंक्शन कर सकता है? यस या नो? ये सवाल है आपके सामने, इसका आंसर आप बताएंगे? वैसे तो मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है यस। एक सिंगल सेल हमारा पूरा एक फंक्शन कर सकता है, जो उसके फंक्शन है, जो उसका काम है, वो पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है एक सिंगल सेल। लेकिन एक और सवाल इसके अंदर, कि क्या एक ऑर्गेनेली या कोई भी सेल का कंपोनेंट परफॉर्म कर सकता है? हाँ या ना? ये क्वेश्चन है कि क्या एक ऑर्गेनेली, मतलब एक सेल के अंदर से निकाल दिया हमने, कोई ऑर्गेनेली निकाल दी, क्या वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर सकता है या नहीं कर सकता है? अपना अकेला खुद से एक हमने जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन खुद से कर सकता है या नहीं? एक सवाल है। इससे पहले सवाल है, क्या एक सिंगल सेल अपना काम परफॉर्म कर सकता है? हमने आपको बता दें कि हाँ, वो सिंगल सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसके अंदर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, जिसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, जिसके पास सब कुछ है, एक प्रॉपर सेल है। तो सेल है तो मतलब कि वो पूरा काम अपना कर सकता है। क्या एक सिंगल ऑर्गेनेली इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है, हाँ या ना? क्वेश्चन आपके सामने, बताओ। तो कैसे बताएंगे आप? कमेंट करिए, बाकी हम आपको बताते हैं। अपना आंसर आप रखिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए अगर आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर है इतना बड़ा नो। तो इसमें एक एनसीईआरटी की लाइन भी है। एनसीईआरटी के पहले पेज पे पहली लाइन, पहले दूसरे पैराग्राफ में लाइन है कि a single cell can perform all activity या all function independently, but the part of cell या organelle या component of cell can never perform function independently. A single cell can perform all function independently, but a part of cell or a component of cell can never perform function independently. यानी कि इसका मतलब ये कि एक सिंगल सेल जिसके अंदर सभी तरह के ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सब कुछ है, तो वो अपना काम इजीली स्मूथ वे में कर सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली अपना काम इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एनसीईआरटी का पहली लाइन। तो सिंगल सेल के दो काम, सिंगल सेल क्या क्या कर सकता है? पहला तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस,
मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो अपने आप को एग्जिस्टेंस में ला सकता है, इंडिपेंडेंटली खुद से रह सकता है, खुद से अपने काम कर सकता है, जिस चीज़ की उसे रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के उसे केमिकल रिएक्शन कराना है। दूसरा, पहला ये, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंटली, परफॉर्म थियर फंक्शन, तो वो अपने इंडिपेंडेंटली फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, तो ये उसका काम है। फिर वही मैंने आपको एक एनसीईआरटी की लाइन थी, एनसीईआरटी में लाइन, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि जो पूरा सेल नहीं है, कुछ उसके अंदर कमी है, न्यूक्लियस नहीं है, या कोई न्यूक्लियस हमने पार्ट बाहर निकाल दिया, इस तरह की कोई भी चीज़ है तो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो यही हमारा वो था। अब हम बात करते हैं सेल की, तो सेल डिस्कवर कैसे हुआ। तो सेल की डिस्कवरी हुई, हमारे रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नामक एक हमारे साइंटिस्ट थे 1665 के अंदर, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल की, और कहाँ के अंदर की? कॉर्क के अंदर। एक कॉर्क के अंदर हमारा डेड सेल देखा, हाँ डेड सेल की डिस्कवरी की कॉर्क के अंदर। कॉर्क होता है हमारा एक छाल, पेड़ की छाल, जैसे पेड़ है इसके ऊपर जो ऊपर की छाल होती है, उसके अंदर हमारा कॉर्क सेल के अंदर देखी, हाँ कॉर्क सेल देखी, कॉर्क के अंदर सेल देखी जो डेड सेल थी हमारी, वो देखी, ठीक है। कॉर्क सेल के अंदर उन्होंने एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, जाल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने, जाल लाइक स्ट्रक्चर मतलब उन्होंने इस तरह का कुछ देखा, उसका नाम रख दिया उन्होंने कंपार्टमेंट। उसे कहा कंपार्टमेंट। पहले सेल को कहते थे हम कंपार्टमेंट के नाम से हम जानते थे, जिसको बाद में सेल नाम दिया गया। फिर ये थी रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी। एक वो था उसके अंदर पेड़ का नाम, जिसके अंदर डेड सेल देखी, उसके छाल के अंदर, बार्क के अंदर। तो ये हमारा ये था डेड सेल देखी। अब हम बात करेंगे लिविंग सेल की। अब बात करते हैं हम रो एंटिनो वॉन लीवनहुक। ये भी एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक ने हमारा डेड सेल डिस्कवर किया, एंटोन वॉन लीवनहुक ने हमारा लिविंग सेल डिस्कवर किया। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की हमारी एक और हमारे बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा। तो रॉबर्ट हुक ने हमारा डेड सेल देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस देखा, और एंटोन वॉन लीवनहुक उन्होंने हमारा लिविंग सेल के बारे में बताया। तो अब तक तो हम सेल के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा डिस्कवर हुआ। फर्दर स्टडी करने के लिए कि सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ होती है, उसको जानने के लिए पहले डिस्कवर हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 के अंदर, फर्दर स्टडी के लिए। फर्दर स्टडी ऑफ सेल करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ 1950 के अंदर, जिसको नोरेन रस्का
नोलैंड रस्का ने डिस्कवर किया। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, जिसकी हेल्प से हमने फर्दर स्टडी की, हमने सेल के बारे में। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हमें बहुत डीप सेल के अंदर ले जा सकता है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिनका काम था नोलैंड रस्का ने इनको डिस्कवर किया 1950 के अंदर। उसके बाद से हमारे लिए सेल को देखना, सेल के बारे में पढ़ना बहुत आसान होता चला गया। तो ये हमारी पूरी सेल के बारे में थी। सेल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारा सेल के बारे में। फर्दर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दो थ्योरी है हमारी, जो मैथ्यू सेल्डन और स्वान ने हमें दी थी, उसके बारे में अगली क्लास में हम फर्दर आप डिस्कशन होगा इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, क्वेरी भेजें अपनी, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, राइटिंग आपको समझ आ रही है, मेरा बताया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।